गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसे मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ तो मैं खुद दोनों न्यूज़पेपर कवर करता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से सारी इन्फॉर्मेशन जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो सब आपके संग शेयर करता रहूँगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें एंड ये जो मेरे वीडियोज़ आ रहे हैं उनको लगातार देखते रहें एंड उनसे नोट्स मेकिंग करते रहें, क्योंकि मेरी नोट्स मेकिंग तो हो रही है, साथ साथ आप भी अपनी करते रहें जिससे आपका कुछ नहीं छूटे। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखें एंड ट्रस्ट करें और पूरा कवर हो जाएगा। प्रीलिम्स देने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेंस के सारे नोट्स बन जाएंगे। बस ये है कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप सब्सक्राइब कर लोगे तो एक फ़ायदा और हो जाएगा कि मेरे सब्सक्राइबर 100 से ऊपर हो जाएंगे। देन उसके बाद मैं लाइव जो प्रीलिम्स के रिलेटेड वो सोच रहा हूँ MCQ कराने की, वो मैं करा पाऊँगा। ठीक है ना, तो सब्सक्राइब कर लेना। आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं कि मिलियंस ये मॉन्स्टर स्टॉर्म के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि US में आ रखा है एंड देख लेते हैं ये है क्या। पहले तो मैं बताऊं कि मॉन्स्टर स्टॉर्म क्या है, तो ये कुछ ज़्यादा ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। फोरकास्टर ने बताया है कि बॉम्ब साइक्लोन क्या होता है कि व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्रॉप्स वेरी क्विकली इन अ स्टॉर्म डेवलप नियर ग्रेट लेक स्टेयर अप अ बिजार्ड कंडीशन। मतलब कुछ नहीं है, एक जो साइक्लोन और जो ब्लिजार्ड आता है, ब्लिजार्ड उसको कहते हैं, जैसे वो कोल्ड विंड्स आती हैं और फिर सारा एरिया जम जाता है, तो वो चीज़ है। बस मतलब कोई अलग चीज़ नहीं है, ध्यान रखना। बस ये याद रखना कि आया कहाँ पर है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड अगर आपको थोड़ा भी जो पढ़ना है ना, वो साइक्लोन पढ़ना है। साइक्लोन क्या होते हैं, तो साइक्लोन क्या होते हैं, रैपिड इनवर्ड एयर सर्कुलेशन होते हैं कि अंदर की तरफ हवा घूमती है, उसमें ध्यान रखना। और एंटी साइक्लोन क्या होंगे, जिसमें बाहर की तरफ निकलेगी, बाहर की तरफ निकलेगी। तो अब साइक्लोन की बात आएगी तो अंदर की तरफ घूमेगी तो लो प्रेशर बन जाता है हवा का। ये नीचे मैं आपको बताता चलता हूँ जैसे। और ये चीज़ भी याद रखना, मेंस में लिखने के काम आते हैं जब भी अगर साइक्लोन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि नॉर्थवर्ड में ये एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, साउथवर्ड में क्लॉकवाइज होते हैं। जब साइक्लोन आते हैं तो सबको पता है कि वायलेंट स्टॉर्म और बैड वेदर हो जाता है। साइक्लोन का मीनिंग क्या है ये थोड़ा बहुत पढ़ लेना, कभी कभार इंट्रोडक्शन वगैरह में काम आ जाए तो आ जाए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साइक्लोन होते हैं, ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल मीन्स जो ट्रॉपिक्स में होंगे और एक्स्ट्रा ट्रॉपिक्स मतलब ट्रॉपिक्स के बाहर जो एरिया है, टेम्परेट रीजन्स वाला वहाँ पे होंगे, या पोलर रीजन्स वाला होगा वहाँ पे। ट्रॉपिकल साइक्लोन किसको कहते हैं, उसके लिए WMO ने फिक्स क्राइटेरिया बताया लास्ट ईयर मेंस में। इस साल मेंस में आ गया क्वेश्चन की मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड कलर कोडिंग वाला। तो आपको ये भी याद कर लेना चाहिए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए एक फिक्स कंडीशन है। ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है एक पॉइंट में, जब आप सोचोगे ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा। तो इन विच विंड एक्सीड गेल फोर्स। गेल फोर्स कितना होता है, 63 किलोमीटर पर आवर का। एंड फिर आगे चलते हैं तो उसके बाद आता है एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन क्या होते हैं, साइक्लोन के अपोजिट। जहाँ साइक्लोन में अंदर की तरफ हवा जाती है, ये इसमें बाहर अंदर से बाहर जाती है। इसके बेसिक चीज़ पढ़ लेते हैं कि बेसिक। और एंटी साइक्लोन आने से कभी कोई वो जो कंडीशन है ना, रेन वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। टेम्परेचर डिसेंट और वेदर वगैरह सब सेम रहता है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आते हैं वेदर में। साइक्लोन और इसके बीच में याद कर लेना कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है जब प्रीलिम्स दे रहे होते हैं कि सेंटर पे साइक्लोन में लो होता है, एंटी साइक्लोन में हाई होता है। उसके हिसाब से ये पैटर्न ऑफ विंड वगैरह देख लेना एक बार। फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में 5 कंडीशन याद कर लेना, ये लिखने भी आ सकती हैं, प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं कि भैया टेम्परेचर 27 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ कोरोलेस फोर्स होना चाहिए एंड स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड्स होना चाहिए, कि ज़्यादा तेज वर्टिकल विंड्स नहीं चलनी चाहिए, धीरे चलनी चाहिए। लो प्रेशर होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई स्टॉर्म साइक्लोन। सेकंड टॉपिक है CPCB। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। इस पूरे आर्टिकल में पूरा सब डेटा वेटा है, बट अब अपन को इसमें से 3 चीज़ निकालनी है। 3 चीज़ क्या निकालनी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, CPCB का है, NGT का है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड देख लेते हैं कि डिजॉल्व ऑक्सीजन दैट माइक्रोजम लाइक नीड टू ऑक्सीडाइज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन अ वाटर रेफर्स एज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। कि भैया किसी भी समुद्र में अगर कोई भी वाटर बॉडी में जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने फंक्शंस करने के लिए, उसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। अब इसका जो फंक्शनिंग होती है उसमें क्या होता है कि अगर आपकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी, और वो जब कब होता है, जब हैवी मेटल्स वगैरह जाने लग जाते हैं, एग्रीकल्चर के थ्रू फर्टिलाइजर्स बहने लग जाते हैं, तो वो BOD बढ़ जाती है सीधे सीधे। तो जिससे वहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, पर प्रेजेंस लिमिटेड है, तो वहाँ पे जो प्लांट्स वगैरह हैं, प्लैंक्टन्स वगैरह हैं, वो मरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, CPCB के बारे में पढ़ लेते हैं कि एक सैचुरेटरी ऑक्सीडाइजेशन है, किसके अंदर बनी है, वाटर एक्ट के अंदर 1974 के अंदर। बस ये है। SPCB के बारे में पढ़ लेना, स्टेट बोर्ड, ये स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये।
एंड एनवायरमेंट कंपेंसेशन के बारे में ये वाला वर्ड जरूर लिख के आना, मीन्स में जब भी मिले कि पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल वाली बात, कि भैया जो पॉल्यूट करेगा उसको पे करने की दो, ये वाली चीज़ के लिए। और फिर एनजीटी के बारे में पढ़ लेते हैं। एनजीटी क्या है? एनजीटी क्या है? एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो एनजीटी एक्ट के अंदर 2010 में आई। तो ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल मत मार करके आ जाना कैसे भी करके। ये किस लिए यूज होता है कि डिस्पोजल ऑफ केसेस, मतलब वैसे ही हमारे कोड ओवरबर्डन है, अगर एनवायरमेंट रिलेटेड भी केसेस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे तो वो लटके रह जाएंगे। तो एनजीटी बनाया गया है कि ये ट्राइब्यूनल है, इसको कैसे भी करके जो केस किससे रिलेटेड पे काम करना है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट पे। और ये इंडिया ऐसा थर्ड कंट्री है, याद रखना ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा जाएगा अगर एनजीटी की बात आएगी तो, कि ये इंडिया थर्ड कंट्री है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। 6 मंथ के अंदर ये वाली जो एनजीटी के में सॉल्व होना पड़ता है केस को, कि केस को सॉल्व करना है तो 6 मंथ के अंदर करो। और न्यू दिल्ली में इसकी प्रिंसिपल बेंच है, 4 बेंच और हैं, कहाँ पर है? भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में है। ठीक है, ये आर्टिकल पूरा हो गया। इसके बाद अगला आर्टिकल है फॉरेस्ट राइट एक्ट एंड हेरिटेज कंजर्वेशन से रिलेटेड। हम इसको एक बार देख लेते हैं। ये GS4 से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि फॉरेस्ट को बचाना चाहिए यहाँ पे, या फिर जो वहाँ पे ट्राइबल्स वगैरह रह रहे हैं उनकी जो लिविंग हैबिटेट है उनके संग छिड़कानी नहीं करनी चाहिए। बिकॉज फॉरेस्ट को बचाना है तो हमें उनका एग्रीकल्चर वगैरह रोकना पड़ता है, लाइटनिंग रोकनी पड़ती है, साउंड रोकने पड़ते हैं, पेड़ों को गिराना रोकना पड़ता है। तो ये वो आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। तो हमें इस डिलेमा पे वर्क करना है। अब देख लेते हैं कि ये कुछ इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, कि फॉरेस्ट राइट एक्ट की जब बात आएगी तो वो एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कि वहाँ के अगर कोई भी लोग जो फॉरेस्ट में रहना चाहते हैं और लैंड ड्वेल करना चाहते हैं, उनको ये शो करना पड़ेगा कि वो 75 साल से ज़्यादा से वहाँ रह रहे हैं एंड वहाँ पे डिपेंडेंस है उनकी फॉरेस्ट पे। और फिर कुछ और इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है कि कुछ और इम्पॉर्टेंट क्या पॉइंट्स हैं इसमें, कि इको सेंसिटिव जोन जो है दे हैड स्टार्टिंग एक्सपीरियंस सीवर रिस्ट्रिक्शन इन देयर एंट्री इनटू द फॉरेस्ट एंड फार्मिंग नॉट अलाउड है। जो मैंने बताया कि इको सेंसिटिव जोन बना दिए गए हैं जिससे वहाँ पे जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए फार्मिंग अलाउ नहीं कर पा रहे हैं। अब कंतारा में भी देखिएगा कुछ सीन ये दिखाए हैं कि कैसे फॉरेस्ट गार्ड वगैरह वहाँ के लोगों को नॉर्मल लकड़ी वकड़ी काटने से मना कर रहे हैं, जो उनके जीवन जीने का एक मतलब सपोर्टिंग एलिमेंट है उसमें। फिर जो एक दूसरा प्रॉब्लम है वो एनिमल के मीनेंस के द्वारा है, कि कैसे एनिमल्स का जो अगर आप जंगल में को प्रोटेक्टेड जोन बनाते जाओगे तो कैसे, और बहुत सारा एरिया डैम्स वगैरह के लिए यूज़ करते जाओगे तो कैसे जो एनिमल्स हैं वो वहाँ के फॉरेस्ट में जो लोग रह रहे हैं उनके एग्रीकल्चर को डिस्ट्रेंड करते, मतलब ख़राब करते जाते हैं, अटैक कर देते हैं। ये बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा न्यूज़ में रेगुलरली में। एंड दूसरा ऑप्शन क्या है कि अर्बनाइजेशन होने की वजह से जो मंकी वगैरह हैं, स्नेक्स वगैरह हैं, वो अर्बन एरियाज से रूरल एरिया में या फॉरेस्ट में छोड़ दिए जाते हैं और फॉरेस्ट में उनकी डेंसिटी हो गई है ज़्यादा, और इस वजह से वो लोग लोकल जो वहाँ पे फार्मिंग वगैरह पे अटैक करने लगे हैं, क्योंकि मंकी वगैरह ज़्यादा देर तक वाइल्ड में सर्वाइव नहीं कर पाते। अगर वो वाइल्ड में सर्वाइव नहीं करेंगे तो वो उस जगह जाएंगे जहाँ ह्यूमन हैबिटेट है, जिससे उन्हें खाना वगैरह मिल पाए। तो ये एक कुछ चैलेंजेस हैं। आपका इसमें क्या क्या थॉट्स है कि किस तरह से इसको बैलेंस करना चाहिए, वो आप मुझे बताइएगा। एक मेजर इशू जो आता है फॉरेस्ट राइट एक्ट में, लोगों के पास प्रॉपर कागज वगैरह भी नहीं है जिससे वो अपनी प्रूफ कर पाए। कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है। अब जिनके पास है वो लोग डैम वगैरह के लिए अपनी ज़मीन दे देते हैं, उनको कंपनसेशन मिल जाता है, पर जिनके पास नहीं है उनको कंपनसेशन वगैरह भी नहीं मिल रहा। एंड बाकी लोगों के चले जाने से वो लोग वहाँ पे सस्टेन भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर पूरा एक फॉरेस्ट में सारे लोग रहते हैं तो कोई सब डिफरेंट काम करते हैं और उससे वहाँ का इकोसिस्टम सही चलता है। पर अगर आधे लोग चले जाएंगे तो बाकी लोग भी जो उन पर डिपेंडेंट है वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो इससे रिलेटेड जो बात हो कि रिहैबिलिटेशन में क्या चीज़ें हैं, रिलोकेशन में क्या चीज़ें हैं, इन सब के बारे में एक बार थॉट प्रोसेस करना, और हो सके तो कमेंट में बताना। ठीक है, थैंक यू, एंड इसे सब्सक्राइब कर लेना। बाय।